Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Let's study साथ साथ. As you all know, we are doing practice of some important questions related to UPTGT and PGT. हर एक वीडियो में हम 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. ये एक पर्टिकुलर सीरीज है और इस सीरीज का ये पार्ट 3rd है आज. ठीक है, ज़्यादा लंबी वीडियो होती नहीं है, हम 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और जहां पर एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड होती है वहां पे मैं एक्सप्लेन भी करती हूँ. चलिए शुरुआत कर लेते हैं. इसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया है, प्लस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको भी इंक्लूड किया है. ये बेसिक से शुरुआत है, धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल टफ होता चला जाएगा क्योंकि अभी ये शुरुआत है, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस बेसिक भी आपको मिलेंगे. चलिए शुरुआत कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. फर्स्ट क्वेश्चन इज शेक्सपियर्स सोनेट 1 to 126. As you all know, शेक्सपियर wrote 154 सोनेट. तो यहाँ पे बात हो रही है सोनेट नंबर 1 से लेकर 126 की. शेक्सपियर sonnets 1 to 126 generally shows a reenactment of. तो जो शेक्सपियर के सोनेट नंबर 1 से लेकर 126 तक के सोनेट्स हैं वो जनरली रीइनेक्शंस शो करते हैं. किस चीज का? जनरल फिलॉसफी ऑफ लाइफ, ड्रामेटिक इंटरचेंज बिटवीन लवर्स, पर्सनल रिलेशनशिप विद अ यंग रिच पैटर्न, या फिर ड्रामेटिक आर्ग्यूमेंट विद द डार्क लेडी. मतलब इसमें एक कॉमन थीम है सोनेट नंबर 1 से लेकर 126 के बीच में. तो वो कॉमन थीम क्या है इन सोनेट्स की? यस, जैसा कि आप जानते हैं शेक्सपियर ने 154 सोनेट लिखे थे. अब उनमें से आउट ऑफ 154 फर्स्ट 126 जो सोनेट्स हैं वर एड्रेस टू अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन हु वाज हिज फ्रेंड. शेक्सपियर के फ्रेंड थे बहुत ही अच्छे. His sonnets are the only direct expression of his own personal feelings. ठीक है, तो यहां पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पर्सनल रिलेशनशिप विद अ यंग एंड रिच पैट्रॉन. यंग और रिच पैट्रॉन कौन है? वो है अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next is the language used by Shakespeare in his dramas for the most part is. शेक्सपियर ने अपने ड्रामा में जो भी लैंग्वेज यूज की है मोस्ट पार्ट उसमें किस चीज का है? पोएटिक प्रोज का, ब्लैंक वर्स का, नरेटिव प्रोज या ड्रामेटिक वर्स? यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? यहां पर जो राइट आंसर है वो है ब्लैंक वर्स. नॉट अ सिंगल प्ले बाय शेक्सपियर इज कंप्लीटली इन प्रोज और कंप्लीटली इन वर्स. ठीक है, एक भी ऐसा प्ले नहीं है जो मतलब केवल और केवल प्रोज में रहा हो या केवल और केवल वर्स में लिखा हुआ हो. ठीक है, मतलब इनका कॉम्बिनेशन है, बट इज अ मीनिंगफुल ऑफ बोथ एंड मेजर पार्ट ऑफ हिज प्लेज आर इन ब्लैंक वर्स. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज गाल्सवर्दीज मास्टरपीसेस. गाल्सवर्दी का वो कौन सा वर्क है जिसको उनका एक मास्टरपीस कहा जाता है? द पैट्रिशियन, द फ्रीलैंड्स, द फोरसाइट सागा या फिर फ्रेटर्निटी? यस, राइट आंसर द फोरसाइट सागा. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. फोरसाइट सागा is a combination of 6 novels published in 1922. ठीक है, is considered to be his masterpiece. Moving to the next question. Next is Galsworthy's The Country House present. गाल्सवर्दी का जो वर्क है द कंट्री हाउस वो क्या प्रेजेंट करता है? अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास या इंडस्ट्रियल क्लास? यस, द कंट्री हाउस. Right answer is the upper class. Option number A is the correct answer. The country house analyzes a more detailed scale the little world which revolves around the traditional authority of the squire. चलिए, ये relate करता है the upper class से. Next question is Wordsworth learned that words may build a princely throne on humble truth from रॉबर्ट बर्टन, रॉबर्ट बर्न्स, रॉबर्ट ब्रिज या फिर रॉबर्ट ब्लेयर?
यस, वर्ड्सवर्थ ने लर्न किया था क्या चीज, जैसे यहाँ पे कोट दी हुई है, वर्ड्स में बिल्ड अ प्रिंसली थ्रोन ऑन अ हम्बल ट्रूथ। ये किससे इन्होंने ये मोटिवेशन ली है या किससे ये आइडिया इन्हें मिला है? रॉबर्ट बर्टन से, रॉबर्ट बर्न से, रॉबर्ट ब्रिज से, या फिर रॉबर्ट ब्लेयर से? देखिए राइट आंसर है यहां पर रॉबर्ट बर्न्स। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर हम रॉबर्ट बर्टन की बात करें, इनका लाइफ स्पेन कहां से कहां तक है? 1577 से लेकर 1640। इज नन फॉर एनाटॉमी ऑफ मेलनकॉली which is full by references and as difficult to understand for common readers. एंड रॉबर्ट ब्रिज की बात करें तो रॉबर्ट ब्रिज का इनका लाइफ स्पेन रहा है 1844 से लेकर 1930 के बीच में। was born a few years before वर्ड्सवर्थ। आप जानते हैं कि मतलब इनका जन्म ही कब हुआ है? वर्ड्सवर्थ के बाद में हुआ है ना, 1844 1930। ठीक है, रॉबर्ट ब्रिज was born a few years before वर्ड्सवर्थ डेथ। वर्ड्सवर्थ की मृत्यु होती है 1850 में और उससे कुछ ही साल पहले इनका जन्म हुआ है रॉबर्ट ब्रिज का। ठीक है, वर्ड्सवर्थ डेथ, हेंस नो क्वेश्चन ऑफ लर्निंग फ्रॉम हिम। ओके, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या है? रॉबर्ट बर्न्स। क्योंकि लाइफ स्पेन से आप देख पा रहे होगे रॉबर्ट बर्टन जो है वो 1577 से 1640 के बीच में है, तो उसमें तो उनका जन्म ही नहीं हुआ था वर्ड्सवर्थ का, और इनका भी रॉबर्ट ब्रिज जो है इनका भी जन्म बाद में हुआ है। ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाय वर्ड्सवर्थ। इनमें से कौन सा वर्क वर्ड्सवर्थ का नहीं है? माइकल, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, इट इज अ ब्यूटियस इवनिंग, या फिर द मे क्वीन? यस, वर्ड्सवर्थ ने कौन सा वर्क नहीं लिखा है? राइट आंसर इज द मे क्वीन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। द मे क्वीन इज नॉट रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, whereas माइकल इज अ पोम कंपोज्ड एंड पब्लिश्ड इन 1800। ठीक है, इनका ये जो वर्क है ये कंपोज और पब्लिश कब होता है? 1800 में होता है। एंड अगर हम रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस की बात करें, या फिर इसका दूसरा नाम भी क्या है? रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस का दूसरा नाम भी आपको ध्यान रखना है, लीच गैदरर भी इसका नाम है। ठीक है, तो लीच गैदरर ये एक पोम है जो कंपोज होती है कब? 1802 में, और पब्लिश होती है 1807 में। ये भी ध्यान रखना है, ये सेकंड की बात कर रहे हैं हम, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, जिसको हम लीच गैदरर भी के नाम से भी जानते हैं। 1802 में कंपोज होती है, 1807 में ये पब्लिश होती है। और इट इज अ ब्यूटियस इवनिंग, ये एक सोनेट है, विलियम वर्ड्सवर्थ का ही सोनेट है, लीस्ट फेमस है इसलिए ये कभी कभी ध्यान में नहीं रहता है, तो ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ का ही वर्क है, ध्यान रखना है। इट इज अ ब्यूटियस इवनिंग, ये एक सोनेट है जो वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया था, और ये भी कब लिखा गया था? 1802 में लिखा जाता है, और ये पब्लिश होता है 1807 में। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा वर्क नहीं है इनके द्वारा लिखा हुआ? द मे क्वीन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज वर्ड्सवर्थ लिव्ड फॉर 50 years अमंग दी। तो लगभग 50 साल तक वर्ड्सवर्थ कहाँ रहे थे? क्यूम्बरलैंड डेल्समैन में, एल्फॉक्सटन ब्लेजर्स, हॉक्सशेड कंट्रीमैन, फ्रेंच रेवोल्यूशनिस्ट। मतलब किस प्रकार से रहे थे, क्या कह सकते हो, किस तरीके से वो 50 साल बिताए उन्होंने? यस, राइट आंसर क्यूम्बरलैंड डेल्समैन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। William Wordsworth stayed at Alfoxden with Coleridge and Dorothy, his sister. In between his return from France and publication of lyrical ballads, he was sent to school at Hawkshead. He lived the last half century of his life in क्यूम्बरलैंड डेल्समैन। ठीक है, अपने जीवन के जो अंतिम 50 साल थे उन्होंने कहाँ पर रहे हैं? क्यूम्बरलैंड डेल्समैन में रहे हैं, एट रेल्ड माउंटेन इन लेक डिस्ट्रिक्ट। और ये कहाँ पर स्थित था? इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? लेक पोएट भी कहा जाता है, क्योंकि ये लेक डिस्ट्रिक्ट में स्थित जगह है। ठीक है, नेक्स्ट इज विलियम शेक्सपियर वाज द थर्ड चाइल्ड ऑफ। विलियम शेक्सपियर किसकी तीसरी संतान थी? मतलब कहने का ये है कि विलियम शेक्सपियर के पेरेंट्स का नेम क्या था, यहाँ पर नेम पूछा जा रहा है। व्हाट शुड बी द राइट आंसर?
यस, जैसा कि आप जानते हो विलियम शेक्सपियर के फादर का नेम क्या था? जॉन शेक्सपियर, ठीक है, और इनकी मदर का नेम मैरी आर्डन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, जॉन शेक्सपियर एंड मैरी आर्डन। शेक्सपियर्स फादर जॉन शेक्सपियर वाज अ farmer's son from the neighboring village of Netherfield, and his mother Mary Arden was the daughter of a prosperous farmer. Next is Julius Caesar falls in point of time between. Yes, इनका ये जो वर्क आता है विलियम शेक्सपियर का जूलियस सीजर, ये मोस्ट ऑफली आप कह सकते हो कि ये किस एरिया के बीच में आया था? कॉमेडीज और हिस्ट्रीज के बीच में, कॉमेडीज और ट्रेजेडीज के बीच में, हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडी, या ट्रेजेडीज एंड रोमांसेस? यस, जूलियस सीजर is related to the histories and tragedies. Option number C is the correct answer. Julius Caesar was a great Roman emperor. Shakespeare borrowed the plot of Julius Caesar mainly from North's translation of Plutarch's Lives of Caesar, Brutus and Antony. Thus, it has both element of history and tragedy. तो इसके अंदर ना ओके, यहाँ पे जो प्ले था उसकी पर्टिकुलर थीम के बारे में पूछा जा रहा था कि वो किससे कनेक्टेड है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे हिस्ट्री एंड ट्रेजेडीज है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज यूथफुल पोएम्स वीनस एंड एडोनियस एंड लुक्रीज, द रेप ऑफ लुक्रीज है इसका कंप्लीट नेम, टू। तो इन्होंने ये जो इनकी दो फेमस पोम हैं इनको किसे डेडिकेट किया? द अर्ल ऑफ साउदी, the Earl of Southampton, the Earl of Surrey, the Earl of Saxony। किसको डेडिकेट किया इन्होंने अपनी ये दो बहुत ही मास्टरपीस पोम थी इनकी, वीनस एंड एडोनियस जिसको एपिक भी कहा जाता है, लॉन्ग नैरेटिव पोम कहा जाता है, और द रेप ऑफ लुक्री, ठीक है। तो किसे डेडिकेट किया इन्होंने? यस, राइट आंसर इज द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। Option number B is the correct answer. Shakespeare dedicated his poems Venus and Adonis, The Rape of Lucrece, along with his first 126 sonnets to Earl of Southampton, whose identity is a mystery till now. Moving to the next question. Next is William Wordsworth was in 1791 in France, where he was witness to middle stages. Options हैं the French poetic practices, the French drama, the French culture of art, the French revolution. Yes, जब वो फ्रांस में थे, फ्रांस की विजिट पर थे 1791 में, उन्होंने क्या चीज फेस की थी? यस, तो 1791 में है, तो उस समय पर कौन सा ट्रिप था उनका? ये फ्रांस का सेकंड ट्रिप था विलियम वर्ड्सवर्थ का, अलॉन्ग विद young Oxford Republicans. He joined Grandist to participate in French Revolution. ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रेंच रेवोल्यूशन। नेक्स्ट इज फ्रेंच रेवोल्यूशन का ये पार्ट बने थे। क्वेश्चन नंबर 12 इज वर्ड्सवर्थ बिलीव दैट अपॉन बीइंग बोर्न human beings move from a perfect idealized realm into imperfect unideal earth, as he expressed in poems such as the option है the ruined cottage, the 2 April mornings, intimation of immortality ode, या फिर none of these। yes, क्या हो सकता है राइट आंसर? देखिए राइट आंसर है यहाँ पर इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी ओड। ये एक एग्जाम्पल है इनका जिसमें ये बिलीव करते थे। कौन सी थिंग थी? यहाँ पे आप देख सकते हो वर्ड्सवर्थ बिलीव दैट अपॉन बीइंग बोर्न ह्यूमन बीइंग मूव फ्रॉम अ परफेक्ट आइडियलाइज्ड रियल्म इनटू इनपरफेक्ट अनआइडियल अर्थ एज ही एक्सप्रेस्ड इन पोम। ठीक है, अपनी इस पोम में इन्होंने ये चीज एक्सप्रेस भी की है इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी ओड में। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन विलियम वर्ड्सवर्थ एंड डोरोथी। तो आप जानते ही हो डोरोथी वर्ड्सवर्थ यानी कि ये इनकी सिस्टर थी, तो इनके बीच में क्या रिलेशनशिप था? ब्रदर एंड सिस्टर का। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज वर्ड्सवर्थ एंड कॉलिंस बिगिन वर्क ऑन अ बुक called Lyrical Ballads, which was published in
ये कब पब्लिश होती है? तो ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। राइट आंसर है इसका 1798। 1798 जो ईयर है इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर माना जाता है और इसको ना रोमांटिक एज की शुरुआत भी मानी जाती है यहाँ से, ठीक है, जब ये लिरिकल बैलेट पब्लिश होता है, जिसमें स्टार्टिंग की 4 पोम्स जो हैं वो एस.टी. कॉलरिज के द्वारा लिखी गई हैं और 19 पोम जो हैं वो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज Wordsworth's most important legacy, beside his lovely timeless poems, is his launching of the Romantic era, opening the gates for later writers such as John Keats, P.B. Shelley, Lord Byron in England, and Emerson. Emerson belonged to which country? जो इमर्सन थे, R.W. इमर्सन, वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे? Yes, he belonged to USA. Option number C is the correct answer. Next is, who wrote the famous poem The Solitary Reaper? Solitary Reaper किसके द्वारा लिखी गई पोम है? Yes, विलियम वर्ड्सवर्थ की पोम है। Next is, who wrote the famous poem London 1802? ये भी बहुत फेमस पोम है और ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। इट इज एन एलेजी, और किसकी डेथ पर ये एलेजी लिखी गई थी ये भी ध्यान रखना है, जॉन कीट्स की डेथ पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, विलियम वर्ड्सवर्थ। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज, हु रोट द फेमस पोम द वर्ल्ड इज टू मच विद अस? ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी आप देख रहे हो वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस लगातार आ गए हैं और इसमें भी राइट आंसर क्या होगा? विलियम वर्ड्सवर्थ ही होगा, क्योंकि ये भी जो वर्क है बहुत ही फेमस वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ का, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, व्हेन वर विलियम वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पोम्स डिस्क्रिप्टिव स्केचेस एंड एन इवनिंग वॉक पब्लिश्ड? ये दोनों वर्क जो होते हैं, मतलब पहली पोम्स थी इनकी, ये कब पब्लिश होती हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की? यस, द करेक्ट आंसर इज 1793. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग पोम्स इज अ सोनेट? इनमें से कौन सी वो पोम है जो एक सोनेट है? A slumber did my spirit seal, We are seven, The world is too much with us, या फिर The solitary reaper? यस, क्या हो सकता है राइट आंसर? सोनेट। तो इसमें से सोनेट जो है वो है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, विच फेमस शेक्सपियर प्ले डज द कोट? अब यहाँ पे शेक्सपियर की कुछ कोटेशन से क्वेश्चन है। पहली कोट है इसमें, माई सैलड डेज व्हेन आई वॉज ग्रीन इन जजमेंट कम फ्रॉम। तो ये जो कोट है ये कौन से वर्क से है? शेक्सपियर की कौन सी ट्रेजेडी से है या कौन से प्ले से ये कोट ली गई है? यस, ये कोट है एंटनी एंड क्लोपेट्रा से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एंटनी एंड क्लोपेट्रा। नेक्स्ट इज, विच फेमस शेक्सपियर प्ले डज द कोट हाउ शार्पर देन अ सर्पेंट्स टूथ इट इज टू हैव अ थैंकलेस चाइल्ड? ये जो पर्टिकुलर कोट है, हाउ शार्पर देन अ सर्पेंट्स टूथ इट इज टू हैव अ थैंकलेस चाइल्ड, तो ये कहां से ली गई है? कौन से वर्क से है ये? यस, किंग लियर, एज यू लाइक इट, हेनरी VIII, द लाइफ एंड डेथ ऑफ किंग जॉन। करेक्ट आंसर इज किंग लियर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज, इन व्हाट ईयर वाज द फर्स्ट फोलियो पब्लिश्ड? तो फर्स्ट फोलियो कब पब्लिश होता है? ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 1623 में शेक्सपियर के प्लेस का फर्स्ट फोलियो पब्लिश होता है, जो पब्लिश किया जाता है हेमिंज एंड कॉन्डेल के द्वारा, ठीक है, जिसमें जैसे कि इनके 37 प्लेज हैं, इनमें से एक को एक्सक्लूड कर दिया जाता है जिसका नाम था पेरिक्लीस। तो वो जो प्ले है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, यानी कि इसमें 36 प्लेज को पब्लिश कराया गया फर्स्ट फोलियो में हेमिंज एंड कॉन्डेल के द्वारा, ठीक है। 1623 में ये आता है। नेक्स्ट इज, व्हाट नेशनैलिटी वाज शेक्सपियर? शेक्सपियर की नेशनैलिटी क्या थी? यस, इटालियन, इंग्लिश, स्कॉटिश, ग्रीक। तो ध्यान रखना है इंग्लिश, इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट इज, विच फेमस शेक्सपियर प्ले डज द कोट? ये कोट कौन से प्ले से है? द फर्स्ट थिंग वी डू, लेट्स किल ऑल द लॉयर्स। ये कौन से प्ले में है शेक्सपियर के?
द मैरी वाइज ऑफ विंडसर, ओथेलो द मूर ऑफ वेनिस, पेरिक्लीस प्रिंस ऑफ टायर, या फिर किंग हेनरी द सिक्स्थ पार्ट सेकंड? यस, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किंग हेनरी द सिक्स्थ पार्ट सेकंड। नेक्स्ट इज विच रिवर इज एसोसिएटेड विद शेक्सपियर्स बर्थ प्लेस? शेक्सपियर के जन्म स्थान से कौन सी नदी संबंधित है? द थेम्स, एवन, टाइबर्न, या फिर सेवन? Yes, the Avon. Option number B is the correct answer. Next is who was sent to Earth to warn men of the dangers he was facing? Yes, राफेल को भेजा जाता है, या फिर यूरियल को, एब्डियल को, बेल्जीबब को? द करेक्ट आंसर इज राफेल। और ये कहां से बना है क्वेश्चन? तो ये भी ध्यान रखना है, जॉन मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट से क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज हु वॉज द फर्स्ट टू ईट द फॉरबिडन फ्रूट? ये भी पैराडाइज लॉस्ट से ही क्वेश्चन आया है कि फॉरबिडन फ्रूट को खाने वाला सबसे पहला पर्सन कौन था? एडम, ईव, सैटन, स्नेक? यस, तो सबसे पहले कौन खाता है? ईव उस फॉरबिडन फ्रूट को खाती है। नेक्स्ट इज हु इज स्टिल वॉन्डरिंग ओवर द अर्थ? यस, कौन वॉन्डर कर रहा है अभी भी अर्थ पर? Who is still wandering over the earth? Saturn's associated, Saturn, Adam, Eve. Yes, right answer is Saturn's associated. Option number A is the correct answer. Next is who headlong themselves they threw down from the verge of heaven? Option है Adam and Eve, Noah and the elephant, rebel angels, या फिर Benjamin and Joseph? What should be the right answer? Yes, correct answer is rebel angels. Option number C is the correct answer. ओके देन, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको उसको लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है, और अगर इस पर रिस्पॉन्स अच्छा आता है इस सीरीज़ पर, तो मैं रेगुलर बेसिस पर इसमें और भी क्वेश्चंस पढ़ा देंगे। फिर हम 50 क्वेश्चंस को सॉल्व किया करेंगे। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।